हम लोग सीखते हैं कि अगर चार्ज को हम एक इनफाइनाइट शीट पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनफाइनाइट शीट का मतलब शीट मतलब एक चादर की तरह मान लीजिए आप, और उसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दो केसेस वहां पर भी अराइज होते हैं। लार्ज शीट हम इसको मानेंगे, प्रैक्टिकली वो लार्ज होगी, थियोरेटिकली हम उसको मानेंगे कि इनफाइनाइट साइज की है, ठीक है। और उसमें हम जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो जो शीट है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की भी हो सकती है और कंडक्टिंग मटेरियल की भी हो सकती है, दोनों के लिए हम समझते हैं। तो पहले तो ये है कि लार्ज थिन शीट ऑफ चार्ज जो कि नॉन कंडक्टिंग होगी हमेशा, ठीक है। जब भी आपको थिन कहेगा तो वो नॉन कंडक्टिंग ही होगा। और इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक ऐसी शीट है जिसपे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये चार्ज इसकी सरफेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसका साइज इनफाइनाइट है, मतलब ऊपर इनफाइनाइट तक गया है, नीचे इनफाइनाइट तक आया है, इधर भी इनफाइनाइट तक गया, इधर भी इनफाइनाइट तक गया। तो इस तरीके से लार्ज शीट ऑफ चार्ज बन जाती है। इसको हमने जो चार्ज दिया है वो क्यू का दिया है, टोटल एरिया बहुत बड़ा है सरफेस का, तो चार्ज भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब अगर हम थिन शीट की बात कर रहे हैं, थिन शीट नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें होता यह है कि जो शीट आपको दिख रही है इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो है। ये इनफाइनाइट तक गया है, इधर भी इनफाइनाइट तक आया, साइड व्यू देख रहे हैं हम इसका, इधर भी इनफाइनाइट तक बाहर आया होगा, अंदर भी इनफाइनाइट तक अंदर गया होगा। और ये जो चार्ज हमने देखा है, ये चार्ज आपको दोनों तरफ से एक ही चार्ज दिखाई देगा। मतलब इसकी शीट की थिकनेस इतनी कम है कि आप इधर से देखोगे तब भी वही चार्ज दिखेगा, इधर से देखोगे तब भी वही चार्ज दिखेगा, इसलिए हम इसको थिन शीट ऑफ चार्ज कह रहे हैं। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा की है। अब सिग्मा कितना होगा, क्योंकि ये चार्ज किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और मान लो उसका एरिया हम ए लिखते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि जो सिग्मा होगा वो Q बाई ए के बराबर होगा, ठीक है। इस लार्ज शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इस शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। इधर भी इस तरीके से होगी, इधर भी इस तरीके से। और ये फील्ड एक बार जब निकलती है इस शीट से तो ये इंफिनिटी तक इधर भी चली जाती है, इंफिनिटी तक इधर भी चली जाती है, और इस फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, ठीक है। ये कैसे आया है ये हम लोग गॉस लॉ जब पढ़ेंगे उसमें मैं सिखा दूंगा। अभी हमको फिलहाल डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड कितनी होती है ये पता होनी चाहिए। तो इस थिन शीट ऑफ चार्ज की वजह से फील्ड इतनी होती है, ठीक है। वहीं अगर ये चार्ज की शीट नेगेटिव होती, आपने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया होता, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम माइनस सिग्मा लिखते, और जो फील्ड होती बस वो इसका डायरेक्शन इसकी तरफ हो जाता। जैसे पॉजिटिव चार्ज फील्ड अपने से दूर बनाता है, नेगेटिव चार्ज फील्ड अपनी तरफ बनाता है, तो फील्ड की वैल्यू वही रहती सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज होता है इससे दूर जाती फील्ड, नेगेटिव चार्ज होता फील्ड इसकी तरफ आती, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। हो सकता है कि एक से ज्यादा शीट्स हो जाए, तो यहां पर एक शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहां पे दूसरी शीट हो जाए जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो आपको दी है कि माइनस सिग्मा है। तो अब ये सारी शीट इनफाइनाइट ऊपर इंफिनिटी तक गई हैं, ये भी ऊपर इंफिनिटी तक गई, बाहर इंफिनिटी तक, बाहर इंफिनिटी तक। लेकिन ऐसा होने पर ये जो शीट है ये तीन रीजन पर डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। इन्होंने पूरे स्पेस को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीनों पार्ट पे फील्ड चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है। मतलब एक फील्ड की क्या, एक शीट की क्या फील्ड है, दूसरी शीट की क्या फील्ड है, दोनों की फील्ड का नेट फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये जो सिग्मा वाला है, ये वाला अपनी फील्ड को कैसे प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये वाला अपनी फील्ड को अपने से दूर प्रोड्यूस कर रहा होगा, इधर भी और इधर भी। फील्ड यहां से निकलकर इंफिनिटी तक चली जाएगी। कितनी फील्ड जाएगी इसकी,
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इधर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जा रही है, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, आई एम सॉरी, यहां पर मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, इसको 2 कर लो। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, आई एम सॉरी। तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की फील्ड इधर भी गई है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर भी गया है, यहां से निकला है इंफिनिटी तक, यहां से निकला है इंफिनिटी तक। ठीक है, उसी तरीके से जो ये माइनस सिग्मा वाला है, ये फील्ड अपनी तरफ बना रहा होगा, तो फील्ड इधर से इसकी तरफ आ रही होगी, तो फील्ड इधर से आई है इसकी तरफ, और इधर से भी इसकी तरफ आएगी, तो इधर से फील्ड इसकी तरफ आ रही है, दोनों तरफ से फील्ड इसकी तरफ आ रही। हर जगह की फील्ड की वैल्यू वही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब आती है बात कि नेट फील्ड कितनी है, तो ये दोनों फील्ड आप देख सकते हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नेट फील्ड यहाँ 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों फील्ड ऐड हो जाएगी, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों फील्ड कैंसिल हो जाएगी, फील्ड 0 लिख सकते हैं। तो सिंपल तरीका है कि आपको अगर एक शीट दी है तो एक शीट का पता है, 2 शीट दी होगी तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाकर आप 2 का निकाल सकते हैं, वैसे 3 शीट दी होगी तो 3 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग शीट्स हैं, थिन शीट हमेशा नॉन कंडक्टिंग होती है, तो इसमें इंड्यूस चार्जेस का कोई भी यूज नहीं होगा। ये सिर्फ सिग्मा है तो उसकी वजह से, माइनस सिग्मा है तो उसकी वजह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर वही शीट कंडक्टिंग होती, ठीक है, तो अगली हेडिंग हम देंगे लार्ज कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। तो कंडक्टिंग शीट मतलब कंडक्टर है, और कंडक्टर के पास हमेशा 2 सरफेस होती है, तो इस तरीके से आपको 2 सरफेस दिखेंगे। ठीक है, साइड व्यू भी देखोगे तब भी अगर ये कंडक्टर है, तो आपको हमेशा इसकी 2 सरफेस, एक सरफेस इधर की होगी इधर से देखने वाली, एक सरफेस उधर से देखने वाली होगी। ये सब इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ये भी इंफिनिटी है, इधर भी इंफिनिटी है, इधर भी इंफिनिटी है, इधर भी इंफिनिटी। लेकिन अगर हम इसको Q का चार्ज देंगे लाकर, तो ये Q का चार्ज 2 सरफेस में आएगा, एक इधर की सरफेस में भी आएगा, और सिमिलरली एक पीछे वाली सरफेस में भी Q का चार्ज आएगा। मतलब हर सरफेस को कितना मिला है, हर सरफेस को Q/2 का चार्ज मिला है। तो आप ये कह सकते हैं कि इधर पे चार्ज Q/2 का है, और जो पीछे वाली सरफेस होगी उसमें भी चार्ज Q/2 का है। तो अगर हम इसका सिग्मा लिखते तो सिग्मा हो जाता चार्ज बाई एरिया, तो क्योंकि चार्ज Q/2 का है, डिवाइड बाई एरिया करेंगे तो ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। लेकिन इसमें 2 सरफेस बन रही हैं, किधर की सरफेस है, किधर की सरफेस। तो साइड व्यू देखने पर आप ये कह सकते हो कि एक चार्ज इस सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इधर वाली सरफेस में, और एक व दूसरा चार्ज इस सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 2 सरफेस आपको यहां मिलेंगी। दोनों ही सरफेस की चार्ज डेंसिटीज बराबर हैं, क्योंकि ये चार्ज बराबर बराबर 2 हिस्सों में बंट चुका होगा। और अगर इसको मैं सिग्मा लिखता हूं तो ये भी सिग्मा होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली अगर देखा जाए कि हम इसकी सिर्फ एक सिंगल सरफेस को देखते, सिर्फ इधर वाली सरफेस को देखते, तो इधर वाली सरफेस तो वही बन गई जो कि थिन नॉन कंडक्टिंग शीट होती है। थिन नॉन कंडक्टिंग शीट में क्या होता है, एक ही सरफेस होती है, लेफ्ट से वही दिखती है, राइट से वही दिखती है। तो अगर हम सिर्फ इसकी ये वाली सरफेस देखते तो वो अकेली सरफेस ये होती, और पीछे भी अकेली सरफेस वो होती। कहने का मतलब कि ये सरफेस इधर बन गई है और पीछे वाली सरफेस इधर बन गई है। 2 सरफेस बन चुकी हैं, दोनों सरफेस आमने सामने रखी हुई हैं, और दोनों सरफेस के पास सिग्मा और सिग्मा की चार्ज डेंसिटी है। अब अगर हम इसके लिए वही फॉर्मूला लगाते जो थिन शीट का है, क्योंकि ये अकेली थिन शीट है, ये अकेली थिन शीट है, दोनों को मिला के कंडक्टिंग शीट बन गई है। बट अकेले अकेले कंसीडर करोगे तो थिन शीट है। अब अकेले अकेले कंसीडर करके अगर थिन शीट बनती है तो ये थिन शीट कैसे फील्ड बनाती, ये जो पॉजिटिव वाला है इसकी वजह से फील्ड राइट में होती इस तरफ, इसकी वजह से फील्ड यहां पे इस तरफ होती, लेफ्ट में अवे होता, और उसी की वजह से फील्ड इधर होती। तो ये जो सिग्मा दिख रहा है आपको, इधर की फील्ड इस तरफ, इधर की फील्ड इस तरफ। ठीक है, फील्ड की वैल्यू हर जगह पे सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली जो दूसरा वाला दिख रहा है, ये वाला,
ये वाला फील्ड कैसे बना रहा होता, ये वाला फील्ड इधर इधर बनाता, राइट में बनाता अपने से दूर, इधर भी अपने से दूर बनाता और इस तरफ भी अपने से दूर बनाता और फील्ड इधर होती। ठीक है, सारी फील्ड कितनी होती, क्योंकि दोनों ही सिग्मा और सिग्मा है, तो फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कोई भी थिन शीट प्रोड्यूस कर रही होती। तो इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों जुड़ जाएगा, तो नेट फील्ड कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की। तो इस जगह की नेट फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की। उसी तरीके से ये दोनों जुड़ गए हैं और ये दोनों जुड़ के भी जो टोटल फील्ड बना रहे हैं वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की बना रहे हैं। बीच में अगर आप देखें तो दोनों की फील्ड अपोजिट डायरेक्शन पे है और अपोजिट डायरेक्शन पे होने के कारण ये दोनों क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और अंदर इसकी फील्ड जीरो हो जाएगी। होनी भी चाहिए क्योंकि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर अगर आप चले जाएंगे, अंदर मतलब ये अंदर के पॉइंट्स हैं और जितने भी पॉइंट्स अंदर के आपको दिखेंगे उन जगहों पर फील्ड कितनी आएगी, जीरो। तो इसलिए इनके बीच की जो फील्ड होती है वो जीरो होती है। ओवरऑल कंडक्टिंग शीट जो होती है उसकी जो फील्ड आती है, ये फील्ड इसकी सरफेस से बाहर निकल रही होती है, इस तरफ भी उसके बाहर निकल रही होगी दूसरे साइड से भी, और इसकी फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो कंडक्टिंग शीट की फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नेट फील्ड, और एक थिन शीट अकेली शीट होती तो फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट कंडक्टर के संग क्या होता है कि चार्जेस इंड्यूस हो सकते हैं। तो अगर आपने दो कंडक्टिंग प्लेट्स या शीट्स एक दूसरे के सामने रख दी, आगे जाके हम जब कैपेसिटर पढ़ते हैं तो यही चीज आती है जिसमें दो प्लेट बना देता है। थ्योरेटिकली वो दोनों प्लेट हम मानते हैं कि इनफाइनाइट साइज की है, इसी तरीके से, क्योंकि ये इंफिनिटी में चला जाएगा, ये इंफिनिटी में चला आएगा, ऊपर भी इंफिनिटी में, इधर भी इंफिनिटी में, लेकिन बनाते समय हम ऊपर से इसको बंद कर देते हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं है, जो डिस्कशन उसके लिए वही यहां पे एप्लीकेबल होता है। अब अगर आपने इसको चार्ज दिया है Q का और इसको चार्ज दिया है माइनस Q का, ठीक है, तो दोनों प्लेट्स या शीट इनफाइनाइट साइज की हैं और कंडक्टिंग है। अब अगर हम देखते तो क्या ये Q का चार्ज दोनों साइड में आधा आधा बढ़ जाता, Q/2 इधर, Q/2 इधर, और ये माइनस Q का चार्ज भी आधा आधा बढ़ जाता, -Q/2 और -Q/2, दोनों चार्ज आधा आधा बढ़ गया। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो कंडक्टर होते हैं उनकी सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाते थे। कैसे? अगर कोई भी कंडक्टर रखा होता है, आप यहाँ पे कोई भी चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज को इधर और इधर इंड्यूस कर देता है। जितना इधर नेगेटिव इंड्यूस करता है उतना ही पॉजिटिव इधर इंड्यूस करता है। तो उसी तरीके से ये जो Q/2 दिख रहा है, ये Q/2 अपने सामने वाली सरफेस पर एक चार्ज इंड्यूस कर देगा। कितना चार्ज इंड्यूस करेगा? अपना ठीक अपोजिट, -Q/2, और दूसरी वाली सरफेस में कितना हो जाएगा? +Q/2। क्यों? अगर ये Q था तो अगर ये -Q करता तो यह +Q हो जाता। उसी तरीके से Q/2 सामने -Q/2 करेगा तो बाहर दूसरे में +Q/2। क्यों ऐसा? मैंने इसी का अपोजिट क्यों लिखा? क्योंकि इनफाइनाइट साइज है, ठीक है, इनफाइनाइट साइज है तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने रहेंगे। ये फाइनाइट साइज है तो Q से -Q नहीं होगा, कम होगा। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट साइज है तो जितना इसके पास है ठीक उतना ही नेगेटिव इधर इंड्यूस कर देगा, पॉजिटिव इसके पास इधर इंड्यूस हो जाएगा। और ये भी वही काम करेगा। ये -Q/2 है तो इधर कितना इंड्यूस कर देगा? +Q/2, इधर कितना चला जाएगा? -Q/2। ठीक है, अगर हम नेट चार्ज देखें तो यहां पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा, यहां पे नेट चार्ज Q हो जाएगा, यहां पे नेट चार्ज -Q हो जाएगा, यहां पे नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो जो फाइनली आप जब कंडक्टिंग प्लेट्स की बात करते हैं तो आपने Q और -Q दिया है। अगर आप इस टोटल चार्ज को जोड़ दें जो दो सरफेस की है तो टोटल मिलके Q ही आएगा, टोटल मिलके -Q ही आएगा। लेकिन ये टोटल Q अब आधा आधा नहीं बटेगा, बटेगा आधा आधा, लेकिन इसके इफेक्ट की वजह से फाइनली यहां 0 दिखेगा, यहां कैपिटल Q दिखेगा, और इधर -Q दिखेगा, ये -Q इधर दिखेगा और इधर 0 दिखेगा। तो अब अगर हमें कंडक्टिंग प्लेट्स दी हैं तो हमें करना क्या है, कैसे हमें सॉल्व करना है? तो उसका एक तरीका होता है। आपके पास 2 प्लेट हो या 3 प्लेट हो, मैं 2 प्लेट के लिए बताता हूं, ये चीज 3 प्लेट के लिए भी लगा सकते हैं, 10 प्लेट के लिए भी लगा सकते हैं। अगर हमने इसमें चार्ज Q1 दिया है और इसमें चार्ज Q2 दिया है
तो पहली बात, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि इधर का जो एंड है इसके पास चार्ज और इधर का जो एंड है इसके पास चार्ज, दोनों चार्ज बराबर होते हैं। ठीक है, हमेशा बराबर आएंगे। और ये जो चार्ज होते हैं ये होते हैं कि आपने जितना प्लेट में चार्ज दिया है उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसका मतलब अगर हमने इसको Q1 दिया है, इसको Q2 दिया है, तो इधर का चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इधर का चार्ज भी होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, ये एक्सट्रीम सरफेस के चार्ज हो गए। इधर का चार्ज आपको लिखना है, तो ये चार्ज जो होता है ये कुछ इस तरीके का आपको लिखना होगा जिससे कि हम इन दोनों को जोड़ें तो कैप Q1 आ जाना चाहिए। इन दोनों को जोड़ें तो Q1 आ जाना चाहिए। तो Q प्लस Q1 प्लस Q2 बाई 2 को अगर हम लिखते हैं Q1 तो Q की वैल्यू हो जाएगी Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक है, इसके पास इतना चार्ज होगा। इसके पास कितना चार्ज होगा? इसके पास इतना चार्ज होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ें, मान लो मैं Q डैश कहता हूं, तो इन दोनों का सम भी Q2 के बराबर होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं Q डैश प्लस Q1 प्लस Q2 बाई 2 इज इक्वल टू Q2। तो Q डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2 या Q2 माइनस Q1 बाई 2। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि आप इस बात को समझें कि ये जो Q आया था और ये जो Q डैश आया था, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां पे Q है तो आप चाहो तो Q डैश लिखो या इसको क्या लिख दो? माइनस Q। ठीक है, तो अगर Q है तो सामने माइनस Q आएगा। तो अब रूल्स क्या है? रूल्स ये हैं कि आपके पास 2 प्लेट हो या 10 प्लेट हो, जो सबसे लेफ्ट साइड है और जो सबसे राइट साइड है उसमें चार्ज, टोटल चार्जेस जितनी प्लेट के हैं सबको जोड़कर 2 से ही डिवाइड करना है। नंबर ऑफ प्लेट से डिवाइड नहीं करना है, सबके चार्ज जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। आमने सामने के चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो अगर तुम्हें इसमें चार्ज पता है तो ठीक इसका अपोजिट चार्ज इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये 2 रूल अगर हम नोट कर लेते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला रूल ये होगा कि चार्जेस ऑन एक्सट्रीम surfaces will be half of the sum of all the charges on the plates। ठीक है, एक ये रहेगा। दूसरा रूल क्या बताता है? दूसरा रूल वही कि आमने सामने में चार्ज इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। चार्जेस on the surfaces facing each other will have equal and opposite charges। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा ये है कि अगर हमने कोई भी प्लेट, सब अलग अलग प्लेट है, कोई किसी से जुड़ी नहीं है, तो चार्जेस ऑन ईच प्लेट इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब अगर हमने उस प्लेट पर Q1 का चार्ज दिया है तो दोनों सरफेस को जोड़कर Q1 ही आना चाहिए। बस ये 3 रूल अगर आपको क्लियर है तो आप कितने भी नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी कर सकते हैं। एक एग्जांपल से ही हम समझते हैं। यहां पे पहली प्लेट बना दी, ये दूसरी प्लेट है, यहां पे तीसरी प्लेट है, यहां चौथी प्लेट। ठीक है, इसको चार्ज दिया है Q का, इसको 3Q का, इसको -5Q का, इसको 9Q का। मान लो ये चार्जेस दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ भी चार्ज दे दी। सबसे पहले एक्सट्रीम सरफेस के चार्ज निकालने हैं, सबको जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। सबको जोड़ देते हैं, कितना आएगा? Q प्लस 3Q माइनस 5Q प्लस 9Q। तो 4 3 7 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 4Q।
इसका मतलब यहाँ पे चार्ज 4q आप लिख दोगे, यहाँ पे भी चार्ज 4q लिख दोगे। ये आ गया एक्सट्रीम सरफेसेस के चार्ज। सेकेंडली, इस प्लेट पर चार्ज कंजर्व होना चाहिए, मतलब अगर ये 4q है तो इधर -3q ही होना चाहिए, जिससे कि टोटल सम q के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4q है तो ये -3q से टोटल सम q। -3q के सामने उसका ठीक अपोजिट आएगा +3q, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर ये -3q था तो ये हो गया +3q। अब इसमें भी टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए। अगर ये 3q है, टोटल 3q ही चाहिए, तो यहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी टोटल 3q आएगा। और 0 का अपोजिट तो 0 ही रहेगा, तो 0 आ जाएगा। फिर यहां पे कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे सम -5q हो जाए, तो ये -5q ही होना चाहिए, जिससे कि सम -5q हो जाए। सामने -5q का उल्टा +5q होना चाहिए, और इनको जोड़ोगे तो देखोगे 9q आया, वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल चार्ज, अगर आपको पता है, हर प्लेट पे चार्ज पता है, तो किसी भी प्लेट का चार्ज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका हो गया फाइंड आउट करने का। दूसरी बात ये रही कि कंडक्टर के अंदर के हर पॉइंट पर फील्ड 0 होगी, लेकिन बीच के हर पॉइंट पर यहां फील्ड है, यहां है, यहां है, लेकिन इस जगह पर अंदर 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 फील्ड 0 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फील्ड बता सकते हो कितनी है। ठीक है, फील्ड कितनी है उसका मैं आपको सीधे सीधे एक तरीका बताता हूं क्या करना है आपको। अगर आपको इस जगह की फील्ड लिखनी है, +4q है, तो अपोजिट से दूर जा रही होगी, और फील्ड का फॉर्मूला लिख दोगे 4q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है यहाँ पे, ए है एरिया ऑफ प्लेट। कैसे आया एक्चुअली, अगर मैं पूछूं कि इसका सिग्मा बताओ, तो सिग्मा कैसे निकलता है, इसका सिग्मा निकलता चार्ज बाई एरिया। तो 4q बाई एरिया क्या सिग्मा निकल गया, और कंडक्टिंग प्लेट की फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4q बाई ये सिग्मा है, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड हो जाएगी। ठीक है, यहां की फील्ड प्लस से माइनस की तरफ कितना 3q है, तो 3q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे फील्ड 0, यहां पे फील्ड प्लस से माइनस कितना, जितना भी चार्ज है उसको ए एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। ये 4q है तो फील्ड इससे दूर जा रही होगी, कितनी 4q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना अगर आपको पता है, तो किसी भी जगह की जो फील्ड लिखनी है, तो अगर ये 3q और -3q है, तो फील्ड 3q से -3q की तरफ, और 3q बाई एप्सिलॉन नॉट। 5q से -5q की तरफ, 5q बाई एप्सिलॉन नॉट। 4q बाई एप्सिलॉन नॉट, 4q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से आप हर रीजन की फील्ड लिख सकते हैं। अगर हमें आगे जरूरत पड़ेगी कि हम इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो हमने पोटेंशियल अभी सीखा नहीं है, लेकिन अब जब आगे पोटेंशियल सीख लेंगे तो हम इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड अगर आप लिखना जानते हैं तो पोटेंशियल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, रोको, जो सीखा इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन को इस तरीके से दिया है कि मान लो हमारे पास एक थिन नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसमें सिग्मा लिखा हुआ है, और हम यहां से प्लस चार्ज डेंसिटी होगी ऑब्वियसली। अगर हम यहां से एक पेंडुलम को हैंग करते हैं, और ये पेंडुलम जो हैंग किया गया है, इस पेंडुलम के पास आपको दिया है कि मास m है और चार्ज q है। ठीक है, आपसे पूछा है कि फाइंड द एंगल मेड बाय पेंडुलम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो भाई क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे उसके ऊपर, हमें पता है कि रस्सी है तो रस्सी में टेंशन T का फोर्स लगा देंगे, और इधर एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और क्योंकि ये प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखा होता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, कितना लगता है, Q इंटू ई का। ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस को बैलेंस करना होगा, और अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं जो निकालना है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इस तरफ का फोर्स T cos थीटा लिख सकते हैं, इस तरफ का फोर्स T sin थीटा लिख सकते हैं। फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो T sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, Q E के बराबर है।
टी कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है। डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू QE बाई mg हो जाएगी। और सिग्मा की अगर इसके पास चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनाता है, थिन शीट ऑफ चार्ज, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से लिख सकते हैं कि tan थीटा हो जाएगा Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू mg। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये थिन शीट ऑफ चार्ज हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं और ये ऑब्वियसली इनफाइनाइट साइज की होगी यहां से, और इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की है। हम अगर किसी भी चार्ज को इसकी सरफेस से या उसके नजदीक के किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं किसी इनिशियल स्पीड u से एट एन एंगल थीटा, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ गिर जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में निकालते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज। तो वहां पे आपको ये समझना है कि क्या अंतर आ जाएगा। बस ये अंतर आ जाएगा कि ये सिग्मा की वजह से अगर इस चार्ज पार्टिकल को जो फेंका गया है इसके पास मास m और चार्ज q है, तो अगर ये शीट नहीं होती थी, ये शीट नहीं होती थी तो सिर्फ mg का फोर्स उसके ऊपर लगता था। लेकिन शीट होने से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगने लगेगा q टाइम्स e का, e वही होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो इफेक्टिव फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ वो mg माइनस QE का लगेगा, और इस इफेक्टिव फोर्स से आ जाती है इफेक्टिव ग्रेविटी। तो इफेक्टिव फोर्स को हम लिख देंगे इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू जी इफेक्टिव, इफेक्टिव ग्रेविटी, और इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी g माइनस QE बाई m। ये इफेक्टिव ग्रेविटी हो गई। E वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है क्योंकि थिन शीट ऑफ चार्ज E की वैल्यू इतनी प्रोड्यूस करता है। बस इतना आपको समझ में आ गया कि जी इफेक्टिव क्या है। बाकी अगर आपसे पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा बाई, पहले g होता था, अब उसकी जगह g इफेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें लिखना है मैक्सिमम हाइट कितनी ऊपर गया है, मैक्सिमम हाइट कितनी गया है, तो उसका फॉर्मूला होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टाइम्स ऑफ g, लेकिन अब g की जगह g इफेक्टिव आ जाएगा। रेंज का फॉर्मूला होता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, अगेन g की जगह g इफेक्टिव। तो बस इतना आपको समझना है अंतर कि इस शीट के प्रेजेंट होने की वजह से एक फोर्स लगने लगता है, और इस फोर्स के लगने से इफेक्टिव फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है वो कम हो जाता है, तो ग्रेविटी भी कम फील होती है क्योंकि इस फोर्स को अपोज कर रहा है। और इस इफेक्टिव फोर्स की वैल्यू mg माइनस QE, इससे हम g इफेक्टिव निकाल लेते हैं, और एक बार g इफेक्टिव मिल गया तो फिर हम पता लगा सकते हैं कि रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक है, रोको।